गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन एवं विकास की संभावनाएं। मतलब बिहार गरीब क्यों है, इसके कारण जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे गरीब रह गया, कौन कौन सी कोशिशें अगर की जाए तो बिहार में विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं और बिहार गरीबी से पीछा छुड़ा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी बिहार में विकास की कितनी संभावनाएं। विकास की संभावनाएं कहाँ होगी, जहाँ पहले से गरीबी होगी, यानी कि बिहार में भी विकास की संभावनाएं विद्यमान है। क्यों? क्योंकि बिहार गरीब है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार में आर्थिक पिछड़ापन। अब आप बिहार गरीब क्यों है? क्योंकि सामान्य तौर पर सांस्कृतिक गरीबी, राजनीतिक गरीबी, आर्थिक गरीबी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में बाजारवाद के समय में आर्थिक यानी ये इकोनॉमिक फैक्टर है, यही सब कुछ होकर रह गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका लैंग्वेज, जो कुछ भी है उसका विस्तार होगा। केवल निर्यात मतलब यह नहीं कि केवल आपका ही प्रोडक्ट ही निर्यात होता है। निर्यात का मतलब उसके साथ साथ उद्देश्य की भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन आदि सबका भी निर्यात हो जाता है। वही हाल है। इसलिए अगर विकास चाहिए तो विकास में सबसे पहला पैमाना है आर्थिक पैमाना, है इकोनॉमिकल पैमाना। अगर आर्थिक रूप से कोई देश समृद्ध है तो पूरी दुनिया उसकी नकल करेगी। जब उसकी नकल करेगी तो वही बात हो जाएगी कि जितने भी क्रीम भारत में प्रोडक्ट बिकते हैं वो कौन से, तो वह गोरा बनाने वाले प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि ब्लैक बनाने वाले कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है। जबकि हमारे सारे प्राचीन काल के जो देवी देवता और भगवान थे, सारे भगवान कहिए, मेल भगवान, वो सब के सब क्या है, तो सब के सब तो सांवले यानी ब्लैक ही में दिखाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब जो भी कोई प्रोडक्ट बिकता है वह वाइट बनाने के लिए ही बिकता है। मतलब भारत पर अंग्रेज़ों ने यानी यूरोपियनों ने जो शासन किया उससे ने यहाँ का माइंड सेट को ही बदल दिया कि वे लोग गोरे थे तभी वे जीत पाए, वे शासन कर पाए। तो अब हम लोग आगे बिहार के मैटर पर आते हैं। बिहार में आर्थिक विपन्नता यानी गरीबी की बात हो रही है। श्रम शक्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों के कम अनुपात में उपयोग द्वारा समझी जा सकती है। मतलब जो गरीबी क्यों है, क्योंकि श्रम शक्ति और जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन है इनके बीच का जो अनुपात है वह बहुत ही कम है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग कम हुआ है। ऐसी परिस्थिति तकनीकों में विकास के अभाव तथा कुछ अवरोधक तत्वों के कारण होती है जो अर्थव्यवस्था में स्फूर्त शक्तियों को उभरने में रुकावट बनते हैं। बिहार राज्य निम्न आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसकी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग दीनता यानी भयंकर गरीबी की अवस्था में रह रही है। बिहार में निर्धनता का रोग तीव्र होने के साथ चिरस्थायी भी है। ऐसा नहीं है कि बिहार में जो गरीबी है वो आज ही आई है। बिहार में जो गरीबी है वो अस्थायी बन चुकी है। यहाँ के लोगों के कर्म भाग भविष्य में लिख चुका है कि ये लोग गरीब हैं। इसके साथ ही राज्य में अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन भी विद्यमान हैं। निर्धनता का कारण उत्पादन और सामाजिक संगठन के पुराने और प्रचलित तरीकों का व्यवहार है। अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्षण इसका प्राथमिक उत्पादनशील होना है, अर्थात कार्यकारी जो जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन, उसका एक बहुत बड़ा भाग लगभग 90% कहिए 88% गांव में रहती है और लगभग 85% आबादी आज भी कृषि कार्य में ही लगी हुई है। और राजकीय आय में कृषि के योगदान का अंश बहुत बड़ा है आज भी बिहार में। लेकिन कुल बिहार का जो इनकम है वही कम है और आर्थिक इनकम ही उसमें सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कितना होगा? साथ ही जन्म और मृत्यु की ऊंची दर राज्य की मुख्य समस्या रही है। जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, किंतु स्वास्थ्य सुविधाओं और उत्तम सफाई व्यवस्था के प्रसार एवं निरोधात्मक तथा उपचारात्मक औषधियों के प्रयोग के कारण, मतलब 1970 के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, बहुत जोर शोर से पूरे देश में जो दवा था वह रोगियों के पास पहुंचने लगा। तब क्या हुआ, पूरे देश में साथ ही बिहार में भी मृत्यु दर में तो कमी आ गई, लेकिन बिहार में जन्म दर में कमी न आई।
अतः बिहार क्या हो गया, आज बिहार भारत का सबसे सघन राज्य है और जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आता है बिहार, और क्षेत्रफल के मामले में बिहार 13वें नंबर पर है। किंतु यहाँ देखिए, किंतु स्वास्थ्य सुविधाओं में जब उसका विकास हो गया तो क्या होगा कि जनसंख्या कम होने लगती है। बिहार में श्रम प्रचुर तत्व है, यानी बहुत अत्यधिक मात्रा में श्रम है क्योंकि आबादी ही अत्यधिक है। परिणामतः क्या हुआ, समस्त कार्यकारी जनसंख्या का लाभ कर रोजगार दिलाना बहुत कठिन हो गया। अगर आबादी अधिक है तो अच्छी बात है, लेकिन आबादी अधिक होना बुरी भी बात है, क्योंकि आप उसके लायक काम नहीं दोगे, उसके लायक साधन उपलब्ध नहीं है, स्किल नहीं है, तो वह दुधारी तलवार हो जाती है। अगर वह समाधान भी है तो वह समस्या भी बन जाती है। राज्य की बेरोजगारी के स्वरूप संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल मतलब क्या, इसका बेस ही कमज़ोर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी है, जिसके कारण कुल श्रम शक्ति का उपयोग करने हेतु पर्याप्त उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन में संलग्न श्रमिकों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक है। इस प्रकार निर्वाह क्षेत्र अर्थात कृषि में श्रम का सीमांत उत्पादन जीरो, नगण्य कहिए इसको, या निगेटिव कहिए। अतः कृषि में अदृश्य अथवा गुप्त बेरोजगारी विद्यमान है। मानव संसाधन की स्थिति राज्य में निम्न स्तर की है। उच्च स्तर के मानव संसाधन के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाओं और समाज कल्याण पर किया गया व्यय उच्च होना चाहिए, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उच्च होना चाहिए, लेकिन वैसा तो है नहीं। बिहार में एचडीआई बिहार का बहुत लो है। इन सभी कारणों पर विचार करने के उपरांत राज्य के पिछड़ेपन के कुछ कारण महसूस होते हैं। जैसे पहला, निम्न प्रति व्यक्ति आय। एक तो पहली बात हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आबादी अधिक है, प्रति किलोमीटर लगभग 1106 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। देश जो बिहार की क्षेत्रफल बिहार का कितना है, 93,000 समथिंग किलोमीटर मात्र। आबादी कितना हो गया, लगभग 11 करोड़। अब कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर, और राज्य में अधिकतर आबादी यानी लगभग 85% आबादी डायरेक्ट कृषि सेक्टर में ही लगी हुई है, और कुल आबादी, कुल जो इनकम है वह भी बहुत कम है। तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकसित होने की परिचायक उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय होती है। उच्च प्रति व्यक्ति आय जहाँ विकसित अर्थव्यवस्था की परिचायक है, वही निम्न प्रति व्यक्ति आय उसके पिछड़ेपन को प्रकट करती है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। 2011-12 के आधार पर जो स्थिर कीमत थी 2015-16 में क्या, तो मात्र 26,801 रुपया थी बिहार की इनकम। और जैसे झारखंड जब अलग हो गया उस समय इसका 54,000 था। क्यों, क्योंकि झारखंड में सारे जब बंटवारा हुआ बिहार का, तो सारे जो उद्योग धंधे थे वो सब के सब झारखंड में ही चले गए थे। यही कहा जाता है कि बिहार पीछे से यानी नीचे से सबसे नीचे टॉप पर आता है। और अभी वर्तमान समय में पूरे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वह लगभग 1 लाख के पार कर चुका है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में भी काफ़ी नीचे है, और भारत की तुलना में तो उसकी प्रति व्यक्ति आय 1/3 के बराबर है। व्यवसायिक ढांचे का प्राथमिक उत्पादनशील होना, मतलब पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं का आधारभूत लक्षण इसका प्राथमिक उत्पादनशील होना होता है, एवं उत्पादन के ढांचे में कच्चे माल तथा खाद्य उत्पादन का प्रधान होना होता है। बिहार की कार्यकारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगी रहती है, और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अंश बहुत बड़ा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18.3% है, जबकि बिहार की कार्यकारी जनसंख्या कितनी लगी हुई है, तो यह लगभग 76% डायरेक्ट कृषि कार्य में, एंड कृषि एंड अलाइड सेक्टर कह दे तो ये लगभग पूरी जनसंख्या हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक होना भी इसके पिछड़ेपन का परिचायक है। कृषि क्षेत्र का बदहाल होना। कृषि राज्य यानी बिहार क्या है, तो कृषि प्रधान राज्य है। यह बिहार की अर्थव्यवस्था को गतिशीलता एवं रोजगार प्रदान करता है, परंतु बिहार की कृषि पिछड़ी हुई है। भूमि सुधार के न होने तथा हरित क्रांति के प्रभावों से अछूता होने के कारण बिहार में उत्पादन का स्तर कृषि क्षेत्र में निम्न स्तर का है। बिहार में अधिकांश किसान छोटे या सीमांत श्रेणी के आते हैं।
करते हैं। कुल भूमि के 21% जोत योग भूमि केवल 2% व्यक्तियों के पास ही है, यानी कि असमानता भी यहाँ पर चरम स्थिति में है। बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 3000 किलोग्राम से भी कम है, जबकि वही पंजाब में और हरियाणा आदि पश्चिमी राज्यों में यह अभी लगभग 3500 किलोग्राम तक है। राज्य में कुल जोत की मात्र 49% भूमि ही सिंचित है, जिसके कारण बिहार की कृषि पिछड़ी अर्थव्यवस्था में है, क्योंकि सिंचाई कृषि का महत्वपूर्ण साधन होता है। बाढ़ की समस्या कहावती है, बिहार में बाढ़ है, बालू है, आलू है और क्या है सो जानते ही हैं। बिहार की कुल भूमि का 73.6% अर्थात लगभग 2/3 भाग बाढ़ से ग्रसित है। बिहार में बाढ़ नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण आती है। प्रत्येक वर्ष कम या अधिक मात्रा में बाढ़ आने के कारण विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फसल, मकान, मवेशी, सड़कों का क्षतिग्रस्त होना यदि सामान्य स्थिति है। बिहार के कुल 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और ये 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से प्रभावित है। और उसी समय यानी कि जो बिहार है, इसी तरह का मान लेते हैं बिहार का मैप है, बीच से इसको गंगा प्रभावित होती है। तो जो गंगा का उत्तरी क्षेत्र होता है यानी उत्तर बिहार, यह लगभग पूरा का पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहीं दक्षिण का बिहार जो है यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिहार का हिस्सा 17.2% आता है, यानी सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित कोई क्षेत्र है तो बिहार है। भारत में हुई बाढ़ों में की क्षति के मामले में बिहार का हिस्सा 12% है। कुल जनसंख्या जो बाढ़ से प्रभावित होती है उसका 21% हिस्सा बिहार में निवास करती है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों पर विचार करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ है तो बेरोजगारी एवं क्रय शक्ति में ह्रास ही बांग्लादेश की दरिद्रता एवं अकाल के आधारभूत कारण है। ठीक उसी प्रकार बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बाढ़ से आई बेरोजगारी, आर्थिक क्षति एवं बदहाली है, क्योंकि जहाँ पर इतना भयंकर बाढ़ आएगा वहाँ पर कोई बाहरी निवेश नहीं होगा, कोई लोग बहुत कंपनी यहाँ पर नहीं बसाएंगे, क्योंकि कोई कंपनी आएगा तो उसको सालों भर चलना चाहिए ना। अगर उसमें 2 महीना बाढ़ ही आ जाएगा तो क्यों यहाँ पर कंपनी बैठाए। फिर ऊर्जा का अभाव। ऊर्जा आर्थिक विकास का आधार है। जिस राज्य में ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग उच्च होगा वह राज्य उसी स्तर में विकसित होगा। कृषि हो या उद्योग, किसी भी क्षेत्र का विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। बिहार में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता एकदम न्यून है, बहुत कम। मार्च 2015 तक बिहार में विद्युत उत्पादन की कुल मात्रा 3703 मेगावाट थी, जो इस समय बढ़कर लगभग 10,000 मेगावाट के पास पहुंच चुका है। औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। स्वतंत्रता के समय बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी आगे था, लेकिन सरकार की नीतियों के अभाव एवं सरकारी कार्य प्रणाली के कारण बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य बन गया। बिहार के विभाजन के बाद सभी प्रमुख उद्योग कहाँ तो झारखंड चले गए। बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य बन गया। बिहार में उपलब्ध उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की स्थिति में है। राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 28 है, जिसमें 11 चीनी मिलें ही चालू स्थिति में हैं और बिहार राज्य के 7 जिलों में एक भी उद्योग स्थापित नहीं है। कल्पना कर सकते हैं कि बिहार की स्थिति कैसी है। निम्न स्तर की आधारभूत संरचना। यदि कृषि और उद्योग को अर्थव्यवस्था का काया समझा जाता है तो परिवहन और संचार उसकी नसें होती हैं, जो व्यक्तियों एवं वस्तुओं की गतिविधि में सहायता करती हैं। परिवहन प्रणाली वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार का विस्तार करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने का उत्पादन श्रम विभाजन द्वारा संभव हो सकता है। परिवहन विकास से दूर दराज के इलाके और संसाधन उत्पादन के लिए खुल जाते हैं। कृषि क्षेत्र में कृषि, वन और खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके, परंतु उसका विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वे सुदूर और पहुंच के बाहर रहेंगे। बहुत कुछ है लेकिन सड़क ही नहीं हो तो कैसे कोई कुछ कर पाएगा। पिछड़े क्षेत्रों को अधिक विकसित क्षेत्र के साथ जोड़कर परिवहन प्रणाली संसाधनों का बेहतर और पूर्ण प्रयोग करने में सहायता देती है।
परिवहन सुविधाओं के विस्तार से प्रत्यक्षतः औद्योगिकरण में सहायता मिलती है। बिहार में परिवहन सुविधाओं की स्थिति निम्न स्तर की है। सड़क, रेल एवं वायु यातायात की सुविधा पिछड़ी अवस्था में मानी जाती है। बिहार में परिवहन सुविधाओं की स्थिति निम्न स्तर की तो जानते ही हैं। आगे देखिए, जबकि राज्य पथ की लंबाई बिहार में, यहाँ देखिए, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई पहले लगभग 1516 में 4500 यानी 4600 किलोमीटर थी, लेकिन जो आज बढ़कर, क्योंकि बहुत सारे नए नए राजपथ बने हैं। राज्य पथ है जो पहले 4200 थे, यह लगभग 8000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। बिहार राज्य में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई यह भी 4000 किलोमीटर से कम ही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। बिहार में रेल घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर मात्र 38 है, यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने किलोमीटर रेल की पटरियाँ हैं, बड़ी बात है, तो मात्र 38 है। जबकि पंजाब में यह 43 है। वहीं प्रति 1000 जनसंख्या के आधार पर रेल घनत्व बिहार में मात्र 0.04 किलोमीटर है, वहीं पंजाब में 0.08 किलोमीटर में। समझ सकते हैं कितना अंतर है। आगे देखते हैं, फिर आगे देखिए, वित्तीय संस्थाओं यानी ऑर्गेनाइजेशन का कम होना, मतलब बैंकिंग सेक्टर का कमज़ोर होना। तो बिहार में वित्तीय संस्थाओं का विकास अन्य राज्यों की तुलना में नहीं हो पाया है। बिहार के विभाजन के बाद शाख प्रभाव में और गिरावट हो गई। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या है मात्र लगभग यह भी 3000 से कम है वर्तमान में। बिहार में राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल संख्या है मात्र 324 है। बिहार में ऋण जमा अनुपात मात्र 41.7 है, यानी कि यहाँ के लोग अगर 100 रुपया जमा करते हैं तो उनको ऋण मात्र 41.7% ही मिलता है। बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखा यह 7000 से कम है, जो कि देश की कुल शाखाओं का मात्र 5.2% है। जबकि बिहार में आबादी कितना है पूरे देश के आबादी का, तो लगभग 8 से 9% है, जबकि यही उत्तर प्रदेश में 12% है। वित्तीय संस्थाओं का निम्न स्तर होने के कारण उद्योग एवं कृषि कार्यों के लिए ऋण की उपलब्धता आसान नहीं हो पाती है, और यह बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। नई आर्थिक विकास दर निम्न यानी लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बिहार में कृषि एवं उद्योग की बदहाली का असर उसके आर्थिक विकास पर पड़ा है। बिहार के विभाजन के बाद सारे उद्योग तो झारखंड में रह गए, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार लगभग उद्योग विहीन हो गया। ऐसी स्थिति में बिहार को अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यकता थी कि वह कृषि क्षेत्र पर फोकस करे, परंतु सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यों का प्रभाव कृषि पर नकारात्मक पड़ा। वर्तमान दशक में सरकार के द्वारा कृषि पर ध्यान देने एवं अन्य नीतियों के कारण आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मध्यकालीन वृद्धि दर 7.6% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि दर 6.8% थी। और वर्तमान में 2020 में तो देखिए अब तो लग रहा है कि सब कुछ जीरो ही हो जाएगा। वहीं बिहार में जो बिहार का विकास दर है यह अभी वर्तमान में पूरे भारत में सबसे टॉप पर चल रहा था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद बिहार का रैंक आता है। और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का जो जीडीपी है वह 3.27 लाख करोड़ रुपया था, और वर्तमान मूल्य पर वर्तमान में 4,56,000 करोड़ रुपए के करीब है। इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के मूलभूत कारणों पर विचार करने के बाद यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि बिहार में विकास की संभावनाएं नहीं हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा समग्र विकास किया जा रहा है। जैसे कृषि क्षेत्र में बदहाली को दूर करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति एवं औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की घोषणा की गई है। आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र में विभिन्न बिजली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया गया है। 7 निश्चय के माध्यम से बिहार राज्य में समावेशी विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। वही जनसंख्या 2011 के अनुसार तो
10.5 करोड़ से कम थी, लेकिन अभी तो यह 25% भी अगर बढ़ा हो तो यह 13 करोड़ के पार जाएगी। यह देश का तीसरा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर उर्वर भूमि है, सदाबहाई नदियाँ हैं। मानव संसाधन की प्रचुरता के बावजूद इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग यानी अनुकूलतम उपयोग न होने के कारण बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है। यद्यपि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले प्रमुख संसाधन खनिज की अनुपलब्धता है, क्योंकि सारे खनिज कहाँ चले गए, तो झारखंड में चले गए। राज्य विभाजन के बाद स्थिति तो और दयनीय हो गई। आय के साधन का अभाव एवं पूंजी निर्माण की दर निम्न होने से बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ता चला गया। बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि बिहार में न केवल प्रति व्यक्ति आय कम है, बल्कि इसकी आर्थिक समृद्धि और विकास की दर भी बहुत धीमी रही थी। 1990 से 91 से 2002-03 तक अन्य बीमारू राज्यों में अगर आर्थिक वृद्धि दर बहुत धीमी थी, तो बिहार में यह निगेटिव में थी। बीमारू मतलब जानते हैं, बी फॉर गेस कीजिए, बिहार। एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर असम, आर फॉर जल्दी गेस कीजिए, तो आर बराबर होता है राजस्थान एंड यू बराबर उत्तर प्रदेश। तो इसमें बी अन्य राज्य से कि मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान, अब ये सब तो बीमारू राज्य से बाहर निकल चुके हैं। बिहार में इस समय जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी। माने इस समय बिहार, जो उस समय की बात हो रही है, बिहार में जी का जो जीडीपी था वह निगेटिव हो गया था। आगे देखिए, खनिज एवं वन संसाधन के अभाव के बावजूद बिहार में जल संसाधन, मिट्टी संसाधन एवं मानव संसाधन की अकूत उपलब्धता बिहार को देश का सर्वाधिक संभावना वाला राज्य बनाता है। तभी तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बिहार के लिए सारे राज्यों से ट्रेन कहिए, पैदल के जो कुछ मिला, सब लोग कहाँ चलें, तो बिहार के लिए चलें। क्यों? क्योंकि पूरे भारत का जो भी इंडस्ट्री चल रहा है उसको चलाने वाले पहिए कौन हैं, तो बिहार के ही युवा हैं। बिहार में विश्व की सबसे उर्वर समतल गंगा का जलोढ़ मैदान उपलब्ध है, जिस पर सदाबहाई नदियों का जल कृषि विकास के लिए सबसे अनुकूलतम भौगोलिक परिस्थिति उत्पन्न करता है। किसी भी संसाधन का अनुकूलतम उपयोग कर विकास की गति को तीव्र करने का कार्य मानव संसाधन द्वारा संभव होता है। बिहार इस दृष्टिकोण से भी धनी राज्य है। इन संसाधनों के बावजूद आधारभूत संरचना का विकास न होना राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। राज्य की प्रगति यानी डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करने वाले कई कारकों, जिसमें सुधार लाने की जरूरत है। राज्य को अपने संसाधनों के आधार पर सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर विकास की रणनीति तय करनी होगी। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विकास की रणनीति अपनानी होगी। राज्य में सामंतवादी एवं सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए विकास पर बल देना चाहिए। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करने में क्षेत्रीय असमानता को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए विकास के सूक्ष्म दृष्टिकोण अर्थात सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल देना होगा। राज्य सरकार बिहार आर्थिक पिछड़ेपन, बिहार गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा को दूर कर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्तमान समय में अनेक तरह के प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने क्षेत्रीय संसाधनों के आधार पर विकास की रणनीति अपनाई है। प्रशासनिक सुधार एवं विधि व्यवस्था में सुधार लाकर राज्य के विकास के लिए सबसे आवश्यक शर्त पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह के कदम उठा रही है। इसके तहत ई प्रशासन, भ्रष्टाचार एवं अपराध पर नियंत्रण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, STF लॉ एंड ऑर्डर के लिए, SAP दंगा के खिलाफ, औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन हेतु 2016 में नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा बिहार में निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विकास एवं कृषि क्षेत्र में नवाचार पर बल दिया जा रहा है। राज्य की एक प्रमुख सामाजिक समस्या भूमि विवाद रही है, जिसके कारण ही नक्सलवाद एवं वर्ग संघर्ष की स्थिति 1980 से 2000 तक चरम सीमा पर रही थी, जिसके कारण बिहार में विकास की अवधारणा ही
नष्ट हो गई थी। 2010 के दशक में से भी सरकार के द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के कारण स्थिति में परिवर्तन हुआ है। 2004-05 से 9-10 के बीच आर्थिक वृद्धि दर न केवल तीव्र हुई बल्कि देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों की वृद्धि दर की श्रेणी में बिहार भी था। 11% तक पहुंच चुका था। यद्यपि साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, बाल मृत्यु दर, गरीबी दर आदि में राज्य अभी भी पिछले पायदान पर कायम है। शैक्षणिक दृष्टि से बिहार भारत में सबसे लास्ट है। सरकार ने राज्य को विकास की पटरी पर लौटाने के लिए संस्थागत क्षेत्रों में सुधार की पहल की है। विधि व्यवस्था एवं प्रशासनिक तंत्र के सुधार पर बल दिया गया है। नीति निर्धारण, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में पारदर्शिता पर बल देने की जरूरत है। वर्ष 2005 में राज्य के प्रशासन को सुधारने के लिए राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है, जिसने विभागों की संख्या कम करने की सिफारिश की है। इसके आधार पर ही इनकी संख्या अब 47 से घटाकर 44 कर दी गई है। आगे देखिए, राज्य में ई प्रशासन, यानी ई प्रशासन होगा तो क्या होगा, बिचौलियों का नाश होगा। बिचौलियों का नाश होगा तो सरकार की योजनाएं डायरेक्ट आम जनता तक पहुंचेगी। सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2007 ईस्वी में सूचना तकनीकी विभाग को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया। राज्य में संचार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लोक निजी भागीदारी के तहत बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है, जिससे सभी जिलों एवं प्रखंड कार्यालयों को जोड़ा गया है। प्रत्येक पंचायत एवं व्यक्ति तक ई प्रशासन तक का पहुंच हो, इसके लिए वसुधा केंद्र की स्थापना की गई है। 2005 में भारतीय भ्रष्टाचार अध्ययन में बिहार को 20 राज्यों में सबसे नीचे स्थान दिया गया था। बिहार में भ्रष्टाचार ने एक संगठित उद्योग का रूप ग्रहण कर लिया था, अतः इसे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जैसे 2009 में स्पेशल कोर्ट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। 2011 ईस्वी में विधायक स्थानीय विकास फंड का दुरुपयोग होने के कारण उसे बंद कर उसके स्थान पर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था। और अब तो कोरोना में एमपी लेड स्कीम भी खत्म हो ही चुका है। आम लोगों की प्रशासन तक पहुंच हो एवं आसानी से नियत समय सीमा पर सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 को लागू किया गया है। राज्य में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, जिसको दूर करने के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएं लागू की गई हैं। जरूरत है कि इन योजनाओं का निरंतर मूल्यांकन एवं निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में आम लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता राज्य के विकास में प्रमुख बाधक रही है। इसके लिए भी राज्य में अधिकतर पूंजी निवेश केंद्रीय मदद अथवा परियोजना आधारित निवेश के रूप में हुआ है, जिसके कारण राज्य अपनी प्राथमिकताएं तय करने में असमर्थ रहा है। बिहार में खनिज संसाधन की कमी है, जबकि कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। अतः राज्य में विकास की प्राथमिकताओं में कृषि को महत्व देते हुए नीति बनाने की जरूरत है। बिहार में फल सब्जी का प्रमुख उत्पादक राज्य है कौन, तो बिहार। और इसमें कौन कौन से फल आते हैं, तो फलों में आम, लीची, केला, मखाना, पपीता, अमरूद राज्य के प्रमुख उत्पाद हैं। फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कर उनके मूल्य वर्धन में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे क्या होगा, न केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसे देखिए, आम एवं मखाना पर आधारित उद्योग कहाँ, तो दरभंगा में। लीची पर आधारित उद्योग मुजफ्फरपुर में। केला पर आधारित उद्योग हाजीपुर में स्थापित किए जाने की जरूरत है। इसी तरह से दक्षिण बिहार में जैसे पत्थर तोड़ने एवं उससे संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना दक्षिण बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई आदि जिलों में की जा सकती है। उत्तर बिहार में बड़ी बड़ी जलमग्न भूमि यानी आर्द्र भूमि वेटलैंड है, जिसका विकास मत्स्य पालन और जल कृषि के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे न केवल राज्य की आय बढ़ेगी बल्कि पर्यटन विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। अतः बिहार का विकास संभव है। आगे देखते हैं,
बिहार में मानव संसाधन की अधिकता है, इसलिए क्या हो तो कौशल पर ध्यान देना चाहिए। स्किल बढ़ेगा तो रोजगार परक बनेंगे, वे लोग बनेंगे तो बिहार को शिक्षा का हब के रूप में विकसित करने की जरूरत है। राज्य में तकनीकी संस्थान की कमी के कारण प्रतिवर्ष हजारों के लाखों की संख्या में स्टूडेंट दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते हैं एवं करोड़ों राशि उन राज्यों में खर्च करते हैं। अतः राज्य के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाकर न केवल इस भारी राशि के बाह्य प्रवाह को रोका जा सकता है, बल्कि दूसरे राज्यों के छात्रों को भी शिक्षण के लिए आकर्षित किया जा सकता है। राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थलों में धनी है। इन पर्यटक स्थानों को आधारभूत सुविधा अर्थात उच्च किस्म की सड़क, विद्युत एवं अन्य भौतिक तथा मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराकर पर्यटक सर्किट विकसित कर राज्य में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा देकर दिया जाना चाहिए। जैसे जैन धर्म से जैन सर्किट, बौद्ध से बौद्ध सर्किट आदि का विकास कार्य किया जा रहा है। राज्य में अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल जैसे बोधगया, राजगीर, वैशाली, वाल्मीकि नगर आदि स्थित हैं।